हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्जाम होने वाला है तो और उसका 10 जनवरी होने वाला है। इसी के लिए हम लोग लास्ट रिवीजन के रूप में घटना चक्र का जो पढ़ रहे थे अध्ययन सामग्री, उसी में आज हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जिसमें भारत का ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक इसका पीडीएफ नहीं लिया है तो हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए और वहाँ पे आप लिख के देख सकते हो, क्योंकि ये लास्ट रिवीजन पीडीएफ ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समान भूगोल का आज करेंगे। जनरल भूगोल में सबसे पहले आता है भारत का भूगोल। आइए चलिए भारत का भूगोल को करते हैं फटाफट करके। भारत के का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल भूभाग के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 18.29% है। क्या है? संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में तो भारत का 2.4% है, पर संपूर्ण मानव जाति का 18.29% है। इसका विस्तार क्षेत्र कितना है? तो भारत का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.7 पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी दक्षिणांतर तक विस्तृत है। भारत 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है और 68.7 पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी दक्षिणांतर तक विस्तृत है। अब आइए भारत के पड़ोसी देशों में 7 के सीमा संबंध और राज्यों का क्षेत्र देखा जाए तो देश सीमा की लंबाई और संघ राज्य क्षेत्र है। बांग्लादेश के 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा कितना लगता है? तो 4096.7 किलोमीटर है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है। फिर आता है आपका चीन। चीन 3488 किलोमीटर में है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। चीन कहाँ से लगता है? तो 3488 किलोमीटर में लगता है। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में है। पाकिस्तान कहाँ तक लगता है? तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान का लंबाई है, जो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगता है आपका पाकिस्तान का। नेपाल से हमारा 1751 किलोमीटर लंबा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। फिर आता है म्यांमार, 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। म्यांमार का कहाँ से लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। भूटान का लगता है 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर और ये लद्दाख से लगता है। कुल आपका 15,106.7 किलोमीटर का है। अब आता है अंतः जल अतरंग के लिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय का है। 8 डिग्री चैनल कहाँ लगता है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। फिर आता है आपका पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। पाक स्टेट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक स्टेट है। फिर आता है आपका 6 डिग्री या ग्रेट चैनल, सुमात्रा, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के मध्य में है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल जो है आपका सुमात्रा, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के मध्य में है। दक्कन पास कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। दक्कन पास कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में आपका दक्कन पास है। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में आपका मन्नार की खाड़ी है। कोको स्टेट कहाँ पड़ता है? तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। कोको स्टेट कहाँ पड़ता है? कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में आपका कोको स्टेट पड़ता है। फिर आता है आपका भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच। भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच के मध्य जीएमटी के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। हम लोग 5.5 घंटा आगे है। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सहानुभूति समभिनीति से हुई है और गंगा का मैदान एक रचना का अग्रभट्ट से हुआ है। गंगा का मैदान एक डैश के रूप में वर्णित है तो जियो साइक्लिन के रूप में है। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइनर के रूप में वर्णित किया गया है। अब आता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसका विस्तार कहाँ है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के नदियों के मध्य है 560 किलोमीटर में।
कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है 320 किलोमीटर में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता की नदियों के मध्य में है 800 किलोमीटर में। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य में है 720 किलोमीटर में। हिमालय के पर्वत प्रदेश का तो हिमालय का पर्वत प्रदेश कहाँ पड़ता है तो भाबर में पड़ता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजॉइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था तो सेनोजॉइक में हुआ था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है तो 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है तो 9.02 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल पार करती है तो पूर्वी पीर पंजाल में करती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है तो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। अब आ जाइए गुजरात के प्रमुख पहाड़ियों को पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर में क्या है तो आपका कच्छ की पहाड़ी, फिर आता है मंडाव पहाड़ी, फिर आता है बद्रा की पहाड़ी, फिर गिरनार पहाड़ी, फिर गिर पहाड़ी। ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। गुजरात में सबसे उत्तर में कच्छ की पहाड़ी है, फिर मांडव पहाड़ी है, फिर बरदा की पहाड़ी है, फिर गिरनाल पहाड़ी है, फिर गिर पहाड़ी है। फिर आता आपका दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन कौन है तो दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ी देखें तो नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु कर्नाटक में पड़ता है। नीलगिरी की पर्वत। अन्नामलई की पर्वत केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलई की पर्वत केरल और तमिलनाडु में है। कार्डेनम पर्वत कहाँ पड़ता है तो केरल और तमिलनाडु में कार्डेनम की पर्वत पड़ता है। और पलानी पर्वत कहाँ पड़ता है तो तमिलनाडु में। पलानी पर्वत कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख चोटी देखिए तो नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के में अवस्थित है। अन्नामलई की पर्वत केरल और तमिलनाडु में है। कार्डेनम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में है। और पालिनी की पर्वत आपका तमिलनाडु में पड़ता है। पालिनी की पर्वत। सेवरॉय की पर्वत कहाँ पड़ता है तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। सेवरॉय की पर्वत पड़ता है तमिलनाडु में। जवादी पर्वत आपका पड़ता है तमिलनाडु में। जवादी पर्वत कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। पालकोंडा पर्वत कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पर्वत कहाँ पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। वेलीकोंडा पर्वत कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। वेलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला पर्वत कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नल्ला मल्ला की पर्वत कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। फिर आता है आपका पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ी का क्रम उत्तर से दक्षिण में देखा जाए। उत्तर से दक्षिण हम लोग जा रहे हैं पूर्वी घाट के पहाड़ियों में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उत्तर दक्षिण आइए। नल्ला मल्लाई की पहाड़ी उत्तर दक्षिण याद करना बहुत जरूरी क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन कौन पहाड़ी है तो नल्ला मल्लाई की पहाड़ी, वेरीकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी और नगारी पहाड़ी। कौन कौन है नल्ला मल्ला की पहाड़ी, वरीकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी। नारामल्ला की पहाड़ी, वेरीकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी और नगारी पहाड़ी आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। तमिलनाडु में आपके उत्तर दक्षिण देखें तो जावादी की पहाड़ी, फिर सेवरॉय की पहाड़ी, पंचमल्लई की पहाड़ी और सिरुमल्लई की पहाड़ी। तमिलनाडु में कौन कौन पड़ता है तो जाविदी की पहाड़ी, सेवरॉय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी और सिरुमल्लई की पहाड़ी। जवादी पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमल्लई की पहाड़ी पड़ता है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से किस पहाड़ी की अवस्थिति है तो नीलगिरी पहाड़ी की है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से पहाड़ियों अवस्थित है तो नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। भारत के समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नई 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया है रमन सागर पर्वत। महाराष्ट्र कर्नाटक और पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाती है। महाराष्ट्र कर्नाटक का पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाती है। कन्याकुमारी की सटी पहाड़ियों को कार्डेमम पहाड़ियाँ कहते हैं। जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं उसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहते हैं। फिर आता है कानन, देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। इन पहाड़ियों में चाय बागान नहीं है तो गिरनार में नहीं मिलेगा क्योंकि गुजरात में है। बाकी कानन, देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग इस सब में आपको चाय की बागानें मिलेगी। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है K2 और गॉडविन ऑस्टिन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है। आइए प्रमुख दर्रों को पढ़े। लद्दाख में कौन सा दर्रा है तो खादुंगला, काराकोरम, जोजिंगला, चांगला। लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है तो खादुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है तो पीर पंजाल, बनिहाल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है तो सिपला, रोहतांग, बाड़ा लच्चा, यांगमी, दीवान और भाबा, पांगला और मनीलाल। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन पड़ता है तो सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगजी दीवान, भाबा, परांग, ला और मनीरंग है। उत्तराखंड में कौन कौन सा पड़ता है तो पुलिंगला, मानानीति, निपुलेख,
कुलिंग भिरगी नाम और रामालधुर और सिल्ला। सिक्किम में कौन कौन पड़ता है? तो नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन पड़ता है? तो सेला, बमडीला और यांग और दिफू। मणिपुर में कौन सा पड़ता है? तो तुजू पड़ता है। महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट, महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट। केरल में पालघाट, केरल में पालघाट पड़ता है। दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल और सड़क मार्ग कौन कौन है? तो पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिशूल, कोयम्बटूर, इंदौर रेल और सड़क मार्ग है। भोरघाट दर्रा से मुंबई, पुणे, बेलग्रामी, चेन्नई और सड़क मार्ग है। भोरघाट से कौन कौन गया? तो मुंबई, पुणे, बेलग्रामी, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग है। थारघाट दर्रा कहाँ से है? तो मुंबई, नगर, नागपुर, कलकत्ता रेल सड़क मार्ग में है। जो जिला रोहतांग, नाथुला, खैबरला, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है तो वह नाथुला दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो नाथुला दर्रा है। अब आइए भारत के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? सियाचिन कहाँ पड़ता है? तो काराकोरम में पड़ता है 76 किलोमीटर। हिस्पार काराकोरम पड़ता है। बायोफो काराकोरम में पड़ता है। बाल्टोरो काराकोरम में पड़ता है। चुमुंग चुगमा काराकोरम में पड़ता है और खुद्री पीन काराकोरम में पड़ता है। उसके बाद आता है रिमो, लद्दाख में पड़ता है। पुनमहा लद्दाख में पड़ता है। गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है। जेमू सिक्किम में पड़ता है। रूपल लद्दाख में पड़ता है। दियामीर लद्दाख में पड़ता है। हिमालय की हिमरेखा में निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बीच में। हिमालय की हिमरेखा निम्न में से किसके बीच है? तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बीच में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित होता है सेनोजॉइक महाकल्प से। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीप निर्मित पर्वत निर्मित होता है सेनोजॉइक महाकल्प में। छोटानागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है। छोटानागपुर पठार कैसा है? एक अग्र गंभीर है। फिर दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? तो उपयुक्त में कहीं। दंडकारण्य क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ आपका दंडकारण्य क्षेत्र जो है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर में पड़ता है। ऐसा कोई एक जगह नहीं कह सकते हैं। देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में यह विस्तृत दंडकारण्य क्षेत्र। मेघालय का पठार किसका अंश है? तो भूषण पर नहीं, मेघालय का जो पठार है ना वो हमारा दक्षिण पर क्या कहते हैं पठार भूमि का यह अंश है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर देखिए कौन कौन सा है। सैंडल पीक तो सबसे ऊंचा है और ये पड़ता है उत्तरी अंडमान में। माउंट थोरियम जो है ग्रेटर निकोबार में पड़ता है। माउंट डियावोलो मध्य अंडमान में। माउंट कोएबो दक्षिणी अंडमान में। और माउंट मणिपुरी दक्षिण, पूछेगा माउंट मणिपुरी का है तो आपको मणिपुर लगेगा, पर यह दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। फिर आता है लक्षद्वीप, अवस्थित है दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। द्वीपों के समूह लक्षद्वीप में कितना है? तो प्रवाल पत्ती से यह निर्मित हुए, प्रवाल पत्ती से यह निर्मित हुए हैं, प्रवाल विभक्ति से। इन क्षेत्रों में प्रवाल विभक्ति नहीं पाई जाती है तो कैम्बे की खाड़ी में। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। विदर्भ का संदर्भ में प्रादेशिक नाम है भारत का और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह एक महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है छत्तीसगढ़ और झारखंड और छत्तीसगढ़ में। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। जुमरी तलैया रेडियो के पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो मैंने क्षेत्र अवरोही क्रम मैंने बड़ा से छोटा में जाना है तो यहाँ मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? तो क्षेत्रफल के बड़े 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो वो बिहार है। असम में कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से घिरा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में लेह, कच्छ और जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो कच्छ जिला है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो ये जयपुर है। भारत के भूगर्भिक उपनाम क्या है? रैलियों का नगर नई दिल्ली। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर मेघालय। पेरिस ऑफ पंजाब कपूरथला। पेरिस ऑफ पंजाब कपूरथला। फलधानों का स्वर्ग सिक्किम। फलधानों का स्वर्ग सिक्किम। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। आनंद का शहर कलकत्ता। आनंद का शहर कलकत्ता। सोया स्टेट मध्य प्रदेश। सोया स्टेट मध्य प्रदेश। सॉल्ट सिटी फिलौदी राजस्थान का। सॉल्ट सिटी कौन है? फलौदी राजस्थान का है।
गोल्डन सिटी अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। पहाड़ों की नगरी डुडुलपुर, पहाड़ों की नगरी डुडुगपुर। और पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। अब आइए भारत के प्रमुख जनजाति स्थिति और वितरण। अंडमान निकोबार, सैटरीज, आगरे, जारवा और सोम्पेन है। अंडमान निकोबार कहाँ मिलती है? तो सैटरीज, ऑर्गे, जारवा और सोम्पेन जनजाति। तमिलनाडु मिलती है कोरुबा, करिकन, टोडा और कोटा में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन राज्य में आंध्र प्रदेश में कौन कौन जनजाति है? तो चोचू, कोया, गढ़वा, लबाडा, सवारा और यानिदी। और आइए तेलंगाना में आपका कौन कौन मिलेगा? तेलंगाना में कौन कौन जनजाति है? तो कोया, कोद, चेचू, कोलिया और गड़ाबा। पंजाब में कौन कौन मिलता है? तो सासी। केरल परियान में कौन कौन मिलता है? तो मलय, अरहन, हिलपुरिया, कुरुमन, उराली और कारद। कर्नाटक में कौन कौन मिलता है? तो पराधी, यरावा, नकेदा। गुजरात में मिलता है भील, चारण, कोली। गुजरात में कौन कौन मिलता है? तो भील, चारण और कोली मिलता है। महाराष्ट्र में मिलता है भील। महाराष्ट्र में कौन कौन मिलता है? तो भील। महाराष्ट्र में मिलता है भील, धनवार, कोली, टोर, कोली, मल्हा, वल्ली और गौंड। राजस्थान में कौन कौन मिलता है? भील, मीना, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन मिलता है? तो गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन मिलता है? तो बकवाल, गुज्जर, गद्दी और चांगपा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन मिलता है? तो बकरवाल, गुज्जर, गद्दी और चांगपा। लद्दाख में कौन कौन मिलता है? तो बाल्टी, बेड़ा, बाट, बाटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, गिन, गर्रा, गुमोन और पुरी गप्पा। उत्तराखंड में कौन कौन मिलता है? तो थारू, भोटिया, बुक्सा, जुनसौरी और राजी। उत्तराखंड में कौन कौन मिलता है? थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी। उड़ीसा में कौन कौन मिलता है? तो मुंडा, खरिया, भूमिहीन, संथाल, हो, कोल, उराव, सबर। झारखंड में कौन कौन मिलता है? तो संथाल, मुंडा, हो, बिरहोल, कोल, भैया और असुर। मध्य प्रदेश में कौन कौन मिलता है? तो भील, गोंड, पहाड़ी, मरिया, मुरिया, बैगा, कोल और कमार। छत्तीसगढ़ में कौन कौन मिलता है? तो मुरिया, कंवर, सहरिया, खौंड, गोंड और अब बुझमडिया। मेघालय में कौन कौन मिलता है? तो गारो, खासी, जयंती, कुकी और मिकिर। गारो, खासी, जयंती और मिकिर। मणिपुर में कौन कौन मिलता है? तो कुकी, सेमा, थाडो और तराव। मणिपुर में कौन कौन मिलता है? कुकी, सेमा, थाडो और तराव। नागालैंड में कौन कौन मिलता है? तो नागा और कछारी। नागालैंड में कौन कौन मिलता है? नागा और कछारी। मिजोरम में कौन कौन मिलता है? तो हजोंग, पावी, मिजो। मिजोरम में कौन कौन मिलता है? तो हजोंग, पावी, मिजो। त्रिपुरा में कौन कौन मिलता है? तो हलाम, रियाग, त्रिपुरी। त्रिपुरा में कौन कौन मिलता है? तो हलाम, रियाग और त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन मिलता है? तो मोयबा, खाबा, अपाता पानी, मिसरी, सिगपो, अरोब। असम में कौन कौन मिलता है? तो गारो, खासी, जयंती, काबो, कुकी और बोडो। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन कौन मिलता है? तो लोधा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन मिलता है? तो लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। सिक्किम में कौन कौन मिलता है? तो लेप्चा और भुटिया। सिक्किम में कौन कौन मिलता है? तो लेप्चा और भुटिया। भारत के इस भाग में द्रविडियन प्रजाति प्रमुख संकेंद्रण है तो दक्षिण भारत में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में आपको जनजाति समुदाय नहीं मिलेगी। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी की। बोडो निवासी कहाँ के है? तो गारो पहाड़ी की है। गारो जनजाति है असम की। गारो जनजाति कहाँ की है? गारो जनजाति असम, मेघालय और मिजोरम, सॉरी तीनों जगह मिलेगी। जो गारो जनजाति है ये मेघालय की, पर ये आपको असम और मिजोरम में भी मिलेगी। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित जनजातियों में से राज्य के जोड़े का सही नहीं है तो टोडा तमिलनाडु में मिलती है। टोडा कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में मिलती है, ना कि केरल में। भारमौल जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारमौल जनजाति कहाँ आपको मिलेगी? तो आपको ये आपको हिमाचल प्रदेश से मिलेगी। अब आइए नदियों के, भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे हम लोग, जैसे सिंधु,
तिब्बत और मानसरोवर के झील के पास बैखुर चू के निकट एक हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। सिंधु नदी भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। चिनाब नदी, चिनाब दो धाराओं चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास टंडी से मिलती है। 1180 किलोमीटर लंबी है और इसकी सतलज इसमें जाके मिल जाती है। चिनाब नदी किसमें मिलती है? तो सतलज में जाके मिल जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से 720 किलोमीटर से कुल लंबाई और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। वेरीनाग में जम्मू कश्मीर के झरने से निकलती है। 725 किलोमीटर लंबी और चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह निकलती है। 470 किलोमीटर ये लंबी और हरिके तारण के समीप सतलज में नदी में जाके मिल जाती है ये। फिर आता है सतलज नदी। ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। 1448 किलोमीटर का भारत में 635 किलोमीटर लंबी और चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। गंगा गोमुख और गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गोमुख या गंगोत्री हिमानी से निकलती है। 2525 किलोमीटर ये लंबी है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी स्थित दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड से यह निकलती है। 596 किलोमीटर ये लंबी है। गंगा नदी कन्नौज के निकट से ये मिल जाती है। शारदा काली नदी काला पानी उत्तराखंड से निकलती है। 350 किलोमीटर लंबी है। बहराइच के निकट घघरा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और 630 किलोमीटर ये लंबी है। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में जाके मिल जाती है। कोसी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। 720 किलोमीटर ये लंबी और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। 1376 किलोमीटर ये लंबी है। 1376 किलोमीटर लंबी और गंगा नदी प्रयागराज में जाके मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट उत्तर ऊंचाई समुद्री तल से 600 मीटर है। 965 किलोमीटर से निकलती है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी इटावा में जाके मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्यन पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्यन पर्वत से निकलती है। 654 किलोमीटर ये लंबी है। यमुना नदी हमीरपुर में जाके मिल जाती है। सोन नदी में अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 784 किलोमीटर ये लंबी है और गंगा नदी पटना में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट के अगासी हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? अंगासी हिमानी से निकलती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है। 2900 किलोमीटर लंबी है और भारत में मात्र 916 किलोमीटर ये लंबी है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी ये मैकाल रेंज में स्थित अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर ये लंबी है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। अब आता है ताप्ती नदी, जो बैतूल जिले के मितलाई मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मतलाई मध्य प्रदेश से निकलती है। 724 किलोमीटर ये लंबी है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों के धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। 583 किलोमीटर लंबी और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी अजमेर राजस्थान के पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर लंबी और कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहोवा के समीप से निकलती है। 851 किलोमीटर ये लंबी और बंगाल की खाड़ी कटक के समीप जाके मिल जाती है। शिप्रा नदी कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। 195 किलोमीटर लंबी और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। साबरमती जो है ये अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। 371 किलोमीटर लंबी और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बानस जो खनमौर के पहाड़ी अरावली 512 किलोमीटर लंबी और चंबल के पर्वत रसदंज जिला राजस्थान में जाके मिल जाती है। कृष्ण क्या है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और 14,000 किलोमीटर करते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुडुंग जिले से निकलती है। 800 किलोमीटर लंबी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र त्रिबकेश्वर से निकलती है। 1465 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है।
तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट के पहाड़ के गंगा मूल चोटी से तुगरा और समीप के कादुल के भद्रा के नदी के उद्गम होता है। 531 किलोमीटर लंबी और कृष्ण नदी में जाके मिल जाती है। पेन्नार नदी नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, 597 किलोमीटर लंबी और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र केरल से निकलती है, 244 किलोमीटर लंबी और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। हुगली नदी या गंगा की एक शाखा है जो गोरिया पश्चिम बंगाल के निकट गंगा से निकलती है और 260 किलोमीटर लंबी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हुगली नदी। अब आता है प्रमुख सहायक नदियों को याद करना। प्रमुख सहायक नदियों को जैसे गोदावरी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा वर्धा नदियों का मिलन है। क्या बोलता है? गोदावरी, पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता में वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदियों के मिलन से प्राणहिता बनती है। मजरी और इंद्रावती। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? पूर्णा है, वर्धा है, मंजीरा है और इंद्रावती है। और जो प्राणहिता है उसमें वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी मिलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी आता है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुस्सी, मीना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी। महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो शिवनाथ, हंसदेव, इब और तेल। महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो शिवरात, हंसदेव, इब और तेल है। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, शोक, नुब्रा, गिरगिट, हुंज और काबुल है। झेलम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो किशन गंगा है। सतलज नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो स्प्रीति और बसपा। सतलज नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो स्प्रीति और बसपा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है? तो तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, पगला दिया, दिया भरेली, संक्रोश और लोहित है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो यमुना, गोमती, गंडक, घगरा, सोन, कोसी, महानंदा है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? यमुना, गोमती, गंडक, घगरा, सोन, काशी, कोसी, महानंदा है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, टोंस और हिंडन है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, टोंस और हिंडन है। अब आ जाइए इधर में बिहार। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्य और संघ क्षेत्र देखा जाए तो भांगड़ा नागल, सतलुज नदी। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। संबंधित राज्य कौन है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। व्यास या पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर व्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों में है। फिर आता है इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलज के संगम पर एक हरिके बांध में है। राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के से लाभान्वित होता है। पुलछे का चंबल घाटी कहाँ पड़ता है? तो चंबल नदी पड़ता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके सहायक है। दामोदर नदी बनता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित है। हीराकुंड बांध महानदी पे बना है, उड़ीसा लाभान्वित है। मयूराक्षी नदी पे बना है, पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित है। कोसी नदी कोसी परियोजना कोसी है, बिहार और नेपाल है। तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटक और तेलंगाना में, सॉरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। गंडक पर है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये। फरक्का कहाँ है? तो गंगा पर है, पश्चिम बंगाल में जाता है। काकरा पार ताप्ती पर है, गुजरात में जाता है। तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। उकाई ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात को लाभान्वित होता है इससे। मालप्रभा नदी पे कर्नाटक में है। पोंचपुंडू श्री राम सागर गोदावरी में है, तेलंगाना में है। बगरीहार चिनाब पर है, जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में है। तेलैया जो है वो बराका नदी पे है, झारखंड में है। दूरहस्ती चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। सरहिंद नहर आपको सतलज में है, पंजाब में है। जवाहर सरंग आपका चंबल में है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर आपको चंबल में मिलेगा, राजस्थान में। गांधी सागर आपको चंबल में मिलेगा, मध्य प्रदेश का। शिव समुद्रम आपको कावेरी में मिलेगा, कर्नाटक का। बाण सागर सोन और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। पंचेत बांध आपको दामोदर में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। शरावती आपको शरावती नदी पर है, कर्नाटक में पड़ेगा। हंसदेव में है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पंचकुंड जो है आपका पंचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। कगसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है।
फिर आता है आपका जयकवाड़ी गोदावरी, जयकवाड़ी जो गोदावरी सॉरी जयकवाड़ी जो गोदावरी नदी पर है, ठीक है ना, यहाँ पे परियोजना नाम, और यहाँ पे जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे कर्नाटक में पड़ता है। भीमा परियोजना भीमा नदी पे जो महाराष्ट्र में पड़ता है। घाट प्रभा जो घाट प्रभा कर्नाटक में पड़ता है। रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पे जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आता है आपका माता टीला या बेतवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। रामगंगा बांध रामगंगा में है उत्तराखंड का। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड का। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है केरल का। फिर आता है दोआब। दोआब क्या है तो बस्तर बिस्तर दोआब व्यास और सतलुज का है। बिस्तर दोआब व्यास और सतलुज का है। बारी दोआब व्यास और रावी का है। बारी दोआब व्यास और रावी का है। चेतना दोआब रावी और चनाब का है। ताज दोआब चनाब और झेलम का है। ताज दोआब चनाब और झेलम का है। सिंधु सागर दोआब झेलम और सिंधु का है। सिंधु सागर दोआब झेलम और सिंधु का है। अब आ जाइए उत्तराखंड के प्रमुख संगम देखा जाए तो विष्णु प्रयाग धौला गंगा और अलकनंदा के मिलता है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। नंद प्रयाग नंदाकनी और अलकनंदा मिलती है। नंद प्रयाग कहाँ मिलता है तो नंदाकनी और अलकनंदा मिलती है। कन प्रयाग पिंडार और अलकनंदा मिलती है। कन प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलती है। किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती है तो देवप्रयाग में। किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है तो देवप्रयाग में। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है तो गंगा है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन है तो गंगा है। नोट बराकर और उत्तरी कोयल गंगा के घाट के उपनदियां हैं। बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन फतुआ के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन नदी। इनमें से कौन सा फतुआ के पास कहाँ फतुआ के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन नदी मिलती है। भारत में युगलुंग दो जागाबो नदी किस नाम से जानी जाती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिन नदियों का स्रोत है वह है ब्रह्म कौन सा है तो वो तिब्बत मानसरोवर झील के पास किन नदियों का स्रोत है तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज और सिंधु है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी के भ्रंश श्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी बहती है। सोन और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियों की कौन सा है तो नर्मदा या ताप्ती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है तो नर्मदा और ताप्ती है। फिर आता है कावेरी नदी जिस राज्यों से होकर गुजरती हुई है कर्नाटक तमिलनाडु और पुडुचेरी। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो कर्नाटक तमिलनाडु और पुडुचेरी से। तेल नदी की सहायक नदी कौन कौन है तो महानदी है। तेल नदी की सहायक नदी कौन है तो महानदी है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियों में प्रायद्वीप नदियों की तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदी अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर है। अधिकांश जो हिमालय नदियां हैं वो बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदियों का ढाल प्रायद्वीप नदियों की तुलना में अधिक खड़ी है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीप नदियों की तुलना में अधिक खड़ी है। प्रायद्वीप नदियां हिमालय नदियों की तुलना में आगे से रास्ते से अधिक क्षरण को कारण होती है। प्रायद्वीप नदियां हिमालय नदियों की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण के कारण होती है। निम्नलिखित विकल्प के अनुसार चुने तो भारत में चंद्र और भागा नदियों का क्षेत्र बहती है लाहौर में। भारत में चंद्र और भागा नदियों का क्षेत्र बहती है तो लाहौर में। निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल में खड़ी है तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी गिरती है। महानदा कृष्णा और कावेरी गिरती है। दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निकलती है छोटानागपुर पठार से। दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है छोटानागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटानागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है तो छोटानागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूमि बंध नदी कौन है तो लूनी नदी है। निम्नलिखित में से भूमि बंधित नदी कौन है तो लूनी नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। फिर आता है सोन गंडक कोसी गंगा सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है कोसी नदी ने। त्रिवेणी नहर किस नदी में निर्मित है तो गंडक में। त्रिवेणी नहर किस नदी में निर्मित है तो वो गंडक में निर्मित है। भारत के प्रमुख नगरों का उपनाम देखा जाए तो विश्व का निवास स्थल प्रयागराज है। विश्व का निवास स्थल प्रयागराज है। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर है। मंदिरों के और घाटों का नगर वाराणसी है। अरब सागर की रानी कोची है। अरब सागर की रानी कोची है। पूर्व का वेनिस
मलपूझा है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो मलपूझा को कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मुदेरू को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूरू को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न मैसूरू को कहते हैं। गुलाबी शहर आपको जयपुर को कहते हैं। श्वेत शहर किसे कहते हैं? तो उदयपुर को श्वेत शहर कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो पुदुचेरी को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अब आ जाइए, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो ख्वाजियार को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान में पूर्व प्रवेश का द्वार भरतपुर है। राजस्थान में थर्मोपल्ली हल्दीघाटी है। फिर भारत का हॉलीवुड मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। इस्पात नगरी जमशेदपुर है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर है। भारत का दिल दिल्ली है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी है। दक्षिण की गंगा कौन है? तो कावेरी नदी है। फूलों की डालियां हिमाचल प्रदेश है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत का बगीचा बेंगलुरु है। महलों का शहर कलकत्ता है। भारत में मसालों का बगीचा केरल है। छोटानागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड है। पर्वतों की रानी मसूरी है। पर्वतों की रानी मसूरी है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों में पगारपुली है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। समुद्र पुत्र कौन है? तो लक्षद्वीप है। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। नवाबों का नगर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर देखा जाए तो रांची कितना है? तो रांची ऊंचाई कितना है? तो 651 मीटर ऊंचा है झारखंड में। रानीखेत 1800 रानीखेत है उत्तराखंड में से ऊंचे शहर है। लेसडाउन उत्तराखंड में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में से ऊंचा शहर है। मसूरी उत्तराखंड में। इसके बाद मुक्तेश्वर उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में। कसौली हिमाचल प्रदेश में। कुन्नूर तमिलनाडु में। गंगटोक सिक्किम में। मनाली हिमाचल प्रदेश में है ये। आपका गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। ऊटी तमिलनाडु में। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। सड़क कोडाईनाल तमिलनाडु में। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। भवाली उत्तराखंड में। अल्मोड़ा उत्तराखंड में। शिलोंग मेघालय में। नंदी हिल्स कर्नाटक में। यारवाड़ तमिलनाडु में। महाबलेश्वर तो महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कौन है? तो महाराष्ट्र में है। कोपिंगपांग कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पंचगंगी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पंचगंगी है। मुन्नार कहाँ पड़ता है? तो केरल में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। केम्मानगुड़ी कर्नाटक में। मुंडी हिमाचल प्रदेश में। लोनेवाला महाराष्ट्र में। खंडवाला महाराष्ट्र में। ये सब क्या ऊंचाई वाला क्षेत्र था। आइए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है तो उत्तर काशी नहीं है। कश्मीर के पहलगाम किस नदी किनारे स्थित है? तो जिद्दन में है। भारत के प्रमुख जलप्रपात देखा जाए तो जोग या गोरपा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। गौतम धारा जोनहा राडू नदी पर है, झारखंड में। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। लोधिया बूढ़ा नदी पे झारखंड में है। गोकल कौन है? तो घाट प्रवाह है, कर्नाटक में। दसम कहाँ है? तो काची नदी पे है, झारखंड में। पराइका 2 जलप्रपात कहाँ है? तो पराइका है तमिलनाडु में। कपिल धारा कहाँ है? तो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में। चुलिया कहाँ है? तो चंबल नदी पर है, राजस्थान में। धुआंधर कहाँ है? तो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश में। अब आता है हुंड्रू प्रपात निर्मित हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर। और किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारत के प्रमुख झील और उनकी अवस्थिति देखा जाए तो सेला झील अरुणाचल प्रदेश में है। खडहर झील हरियाणा में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। वेबनाड या अष्टमुंडी केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर या मानसबर जम्मू एंड कश्मीर में है। डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है। पेरियार कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। पुलिकट कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कोलेरू कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। लोकटक पड़ता है आपका मणिपुर में। सांभर पड़ता है आपका राजस्थान में। पुष्कर पड़ता है आपका अजमेर राजस्थान में। राजसमंदर नक्की डिंडवाना और उदय सागर पड़ता है राजस्थान में। राजसमंदर नक्की डिंडवाना और उदय सागर पड़ता है आपका राजस्थान में। सूरजकुंड आपका पड़ता है हरियाणा में। रूपकुंड पड़ता है उत्तराखंड में। फुल्लर पड़ता है उत्तर प्रदेश में।
चदुम्बी, चापानार और हफनाग असम में पड़ता है। हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में, चेम्बरबक्कम चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। चिल्का, वेलूर, लोकटक तीनों मीठे पानी के झील है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में है। एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार के कौन सी है? तो कंवर झील है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो लेह है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो स्थल और समुद्री के विभेदी तापन है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई की भिन्नता है। मानसून में निर्वर्तन इंगित कर होता है साफ आकाश से, मौसम का निवर्गत इंगित होता है साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं पार नहीं करने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित करते हैं? तो CWA। उत्तर बिहार में कैसी जलवायु है? तो CWA, उत्तर बिहार में CWA है। अब आता है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। किस राज्य में जाड़े में मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में होती है, जाड़े के मौसम में बारिश होती है। फिर आता है आपका बाढ़। उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान में भूकंप होता है, हिमालय और गिरिपाद क्षेत्र में सूखा पड़ता है, पूर्वी मध्य और पूर्वी भारत में चक्रवात पड़ता है, झारखंड और उत्तरी 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 उड़ीसा में। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। भारत में पोषक तत्व और ऊर्जा के उसके कार्य क्या है? भारत मृदा के पोषक तत्व और पौधे और उनके कार्य क्या क्या है? जैसे फास्फोरस का P होता है उसका तत्व, इसका कार्य क्या है? तो जड़ों का विकास, ऊर्जा का संग्रहण, शीघ्र फल पकाने के लिए फास्फोरस का यूज करते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वृद्धि और प्रोटीन की उत्पादकता के लिए। पोटेशियम का प्रयोग करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पानी की उचित अवशोषण के लिए। कैल्शियम क्या है? तो कोशिका संरचना और विभाजन है। सल्फर क्या है? तो प्रोटीन और जल निर्माण में सहायक होता है सल्फर। मैग्नीशियम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल का निर्माण करना मैग्नीशियम का काम है। आयरन क्या करता है? तो श्वसन और क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। आयरन क्या करता है? श्वसन और क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। मोलिडेनम क्या करता है? तो दलहनों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। कोबाल्ट क्या करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। विटामिन B12 का निर्माण करता है। सोडियम क्या करता है? तो सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक है। इसके बाद आता है तुम्हारा जिंक एंजाइम सक्रिय और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में मिलती है। कावेरा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नदियों द्वारा निर्मित होती है तो जलोढ़ मिट्टी से। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। दुमाटी लोम या मिट्टी के कौन सा कण मिलता है? तो बालू, चिकना कण या गाद मिलता है। इसके बाद केलवास मृत्तिका जो जफरान केसर के लिए स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी वह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। अब आता है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार देखा जाए 250 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ होता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। प्रमुख वृक्ष कौन है? तो आबूनस, एबिनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस आदि है। फिर आता है 200 से 250 सेंटीमीटर तक कहा जाए तो आदर्श सदाबहार वनस्पति कौन सा है? तो साइडल, भोरक, केल प्रमुख प्रजाति इत्यादि है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहाँ होती थी? सागवान, टीक, साल, सीलम, चंदन, अर्जुन और सहतूत है। फिर आता है 700 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक कहा जाए तो शुष्क वनस्पति आपको मिलेगी उष्णकटिबंधीय सवाना में। तेंदूर, पारास, अमरतास, खैर और अकरसकुड और आदि है। 70 सेंटीमीटर से कम कहाँ मिलेगी? तो शुष्क कोटाली वनस्पति में। नीम, खजूर, बबूल इत्यादि क्या है? तो ये 70 से कम में मिलेगी आपको। अब 50 से 150 सेंटीमीटर तक सवाना वनस्पति मिलेगी छोटे वृक्षों के घास के लिए। 50 सेंटीमीटर से कम में आपको मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी अकासिया, नागफनी इत्यादि में। अब आता है वन अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अनुसंधान अकादमी कहाँ मिलेगी? तो देहरादून उत्तराखंड में। भारत प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और परीक्षण संस्थान, काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पड़ता है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय वन अनुसंधान शिक्षा परिषद कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। GB पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिलेगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश में घिरा हुआ है।
किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों का अंतर्गत पाया जाता है? तो मिजोरम पाया जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी के। भारत में सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक भाग पूरा करता है? तो लघु परियोजना से। सारण सिंचाई नहर निकलती है आपका गंडक से। किस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से होती है। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना हिमालय, पंजाब, राजस्थान की है। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो सतलज नदी पे बनाया गया है। मयूराक्षी मयूरकाछी, मच्छकुंड, पल्लीवालस और शिव समुद्रम के लिए भारत में सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो शिव समुद्रम में है। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर जो बहुउद्देश्य परियोजना है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। मैथौन और तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया? तो बराकर पे। मैथौन और तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो बराकर नदी पे बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे बनाए रखने की बात कही है? तो उत्तरी कोयल पे रखा है। भारत के स्थानांतरण में कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में होता है। बेवर और दहरिया बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। दीपा कहाँ होता है? तो बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है दीपा जिला। जरा और एकरा क्या है? तो दक्षिण राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में होता है। बतरा कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में। बतरा कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में होता है। पोंडू कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। कुमारी कहाँ होता है? तो केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कमन, वीगा और धावी क्या है? तो उड़ीसा की विशेषता जनजातीय क्षेत्र जैसे कलाहंडी, मकानगिरी आदि में होता है। अब आइए कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन से हैं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कहाँ है? तो मुंबई में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है आपका मत्स्य विकास बोर्ड। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। विपणन और निरीक्षण निर्देशालय आपका फरीदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजसमंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और परीक्षण संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका बीकानेर में पड़ता है। अब आ जाइए विभिन्न फसलों और उन पर लगने वाले रोग कौन कौन है। गेहूं में आपका अनावृत, कुडारू, रेहू, रसम और गेसू और रतुआ लगता है। धान में आपका खैरा जस्ते की कमी से पत्तियों का भूरा धब्बा लगना और लिथु जुल्हासा लगता है। फिर आपका मक्का में तिरोहित रोग और पत्तियों का झुलासा रोग लगता है। मूंगफली में आपका टिक्का और ड्राई रूट रॉट रखता है। सोयाबीन में आपका पीला चित्रवन रोग लगता है। बाजरा में आपका अरगट, हरियत बाली और कड़ुआ लगता है। गन्ना में आपका रेड डॉट लगता है। गन्ना में क्या लगता है? तो रेड डॉट रखता है। और ज्वार आपका कड़ुआ में लगता है। ज्वार कहाँ लगता है? तो कड़ुआ में लगता है। कृषि संबंधित प्रमुख कृषि कौन कौन है? तो हरित क्रांति आपका आता है खाद्यान्न उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति आता है शहद और बागवानी उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति आता है दूध उत्पादन के लिए। ग्रे क्रांति आता है उर्वरक उत्पादन के लिए। नीली क्रांति आता है मत्स्य उत्पादन के लिए। और लाल क्रांति आता है टमाटर मांस के उत्पादन में लाल क्रांति का यूज होता है। अब आता है पीली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली मांस और निर्यात और प्याज उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति है। अमृत क्रांति आता है नदी जोड़ो परियोजना के लिए। रजत क्रांति आता है अंडा उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति आता है मसाला उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आता है आलू उत्पादन के लिए। अब आइए कृषि की प्रमुख विधियां कौन कौन सा है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना मृदा रहित कृषि के लिए। और पोमोकल्चर या पोमोलॉजी फलों के उत्पादन के लिए है। ओर्लिकल्चर सब्जियों के उत्पादन के लिए है। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए। सेलीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन के लिए फ्लोरिकल्चर है। फिर वर्मी कल्चर आता है केचुआ उत्पादन के लिए। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष के भीतर दो फसलों को उगाना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से भी कम। कौन सा एक 20वीं शताब्दी का 60वें दशक में अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति में सबसे उचित वर्णन कर
करता है तो उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति किया है गेहूं के उत्पादन में। फिर आता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही क्या है। इसका लक्ष्य होता है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीक और विस्तार करना। इसका लक्ष्य है पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ उत्पादन के समलाकन करना है। दी गई कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों का बीज, उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों का बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों का विपणन सभी चारों ओर सत्य है। इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति, सभी से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। हरित है, श्वेत है और नीली क्रांति। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल के उत्पादन से है। गेहूं में अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो वो उत्तर प्रदेश है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल फसलों में कौन सा एक भारत के प्रमुख खाद्यान्न है, तो चावल भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न है। फिर आता है आपका खेतों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो वो चावल है। भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताए तो वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है, तो वो गुजरात है। फिर आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल भारत के किस राज्य सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं, तो महाराष्ट्र में मिलते हैं। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में अनुसार लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु है। गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली और शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल किसका होता है, तो मूंगफली का होता है। कॉफी उत्पादकता क्षेत्रों का वह क्षेत्र जो कर्नाटक में नहीं है, तो पुलरेज नहीं है। भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करता है, तो चाय का। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो वो केरल है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है, तो वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो हरिकर नहीं पाई जाती है। अब आइए, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। कौन कौन है, मैग्नेटाइट, काला भूरा वाला जो लगभग 72% तक लोहे का अंश होता है। मैग्नेटाइट में 72% तक होता है। मैग्नेटाइट में काला और ये भूरा कलर का होता है। हेमेटाइट लाल रंग का होता है लगभग में 60 से 70% तक। लिमोनाइट पीला होता है लगभग में 40 से 60% तक। और सीडेराइट भूरा होता है लगभग में 40% तक। और सबसे अशुद्ध अधिक होता है। सबसे अधिक कौन शुद्ध अशुद्ध कौन है, सीडेराइट। सबसे अच्छा कौन है, मैग्नेटाइट है। भारत में लौह अयस्क का क्षेत्र देखा जाए तो उड़ीसा में आपका गुरु हिमीसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरुबारी, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, देहाती, सिकंद और टोकमा है। छत्तीसगढ़ में कौन है, तो दहली, राजहरा, बेलाडीला, अरली डोगरा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर है। झारखंड में कौन है, तो नोवामुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर है। फिर कर्नाटक में बेलारी, विजयनगर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमुदक, बीजापुर और सिंदूर है। महाराष्ट्र में कौन है, तो रत्नागिरी और चंद्रपुर। महाराष्ट्र में कौन है, तो रत्नागिरी और चंद्रपुर है। तमिलनाडु में कौन है, तो नीलगिरी और सलेम। तमिलनाडु में कौन है, तो नीलगिरी और सलेम है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश में कौन है, तो आंध्र प्रदेश में आपका वारगल है, कुल्लूर है, जयकपट्टा है, रमल्ला है, कोटा है, बेलुथु है, बेलाराम है, अनंतपुर और नेल्लार है। गुजरात में कौन पड़ता है, तो भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा, खंडेश्वर। राजस्थान में कौन पड़ता है, तो उदयपुर, थुरू, हंडेल और नथरा की पाल है। भारत में तांबा उत्पादन क्षेत्र कौन कौन है, तो झारखंड का घाटशिला है, सुदरा है, पूर्वी सिंहभूम का सोनामुखी है, मोसाबनी, राजदहा, पलामू, संथाल परगना है। राजस्थान में कौन कौन पड़ता है, तो अरवल, झुनून, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सक्कर और डुगुरपुर है। सिक्किम में कौन कौन पड़ता था, भोटांग, रोहतक, ड्यूल, गिसानी, सिलबोग, डुडुम। आंध्र प्रदेश में कौन कौन पड़ता था, गुटूर, कुनूल, नेलौल, अनंतपुर। मध्य प्रदेश में कौन कौन पड़ता था, मजाल खंड क्षेत्र जो बालाघाट जिले में पड़ता है और बेतुर जिला में पड़ता है। प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है, तो उड़ीसा का सुंदरगढ़, सुदूरगढ़, कालाहांडी, गाजम, कटक, मयूरभंज, कोल्हापुर, क्यूझर, संबलपुर और फुलभास। उड़ीसा में कौन कौन पड़ता है, तो सुंदरगढ़, कालाहांडी, गजाम, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्यूझर, संबलपुर और फुलबास। महाराष्ट्र में कहाँ पड़ता है, तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में क्या क्या पड़ता है, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़। कर्नाटक में क्या क्या पड़ता है, तो बेल्लारी, विजयनगर का, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और शिमोगा पड़ता है। फिर आपका आंध्र प्रदेश में क्या क्या पड़ता है, तो विजयनगरपुरम, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में क्या क्या पड़ता है, तो विजयनगरपुरम और विशाखापट्टनम।
तेलंगाना में आदिलाबाद, झारखंड में पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद, गुजरात में पड़ता है पंचमहल, बड़ोदरा, बसरकाठा और सबलकाठा, राजस्थान में बांसवाड़ा पड़ता है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो उड़ीसा में कालाहंडी, कोल्हापुर और बालगिर है। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी और जामनगर है। झारखंड में रांची, पलामू, दुमका और लोहरदंगा है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा, कोलबा, पुणे पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आपका सुरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग पड़ता है। तमिलनाडु में नीलगिरी, पहाड़ी, मुदेरू और सेलेम पड़ता है। मध्य प्रदेश में गढ़होल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी पड़ता है। कर्नाटक में आपका दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदान की पहाड़ी क्षेत्र और बालगांव, बालपुरी पड़ता है। अब आइए प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खनम और गुंटूर पड़ता है। राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर पड़ता है। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद पड़ता है। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका पड़ता है। अब आइए भारत के प्रमुख खनिज संचित भंडार के आधार पर राज्यवार स्थिति क्या क्या है। ठीक है, जैसा से पहले बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। बॉक्साइट में पहले स्थान पे उड़ीसा है। सॉरी, बॉक्साइट के पहले स्थान पे उड़ीसा है। बॉक्साइट मतलब जैसे एल्युमिनियम बनता है, उसके पहले स्थान पे उड़ीसा है। कोयला में भी उड़ीसा है। जिंक धातु में राजस्थान है। ताम्र अयस्क में राजस्थान है। हीरा में मध्य प्रदेश है। स्वर्ण में आपका कर्नाटक पड़ता है। स्वर्ण में कौन चल जाता है? तो कर्नाटक चल जाता है। लेड सीसा में आपका राजस्थान है पहले में। लौह अयस्क हेमाटाइट में आपका उड़ीसा है। हेमाटाइट में कौन आ जाता है? तो उड़ीसा आ जाता है। रॉक फॉरेस्ट में कौन है? तो झारखंड है। क्रोमाइट में कौन है? तो फिर उड़ीसा है। ग्रेफाइट में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर काला कच्चा इस्पात में कौन आता है? तो उड़ीसा। कच्चा इस्पात में कौन आता है? उड़ीसा आता है। मैग्नीज अयस्क में कौन आता है? तो उड़ीसा आता है। चांदी अयस्क में कौन आता है? तो राजस्थान आता है। फेसल पाल कहाँ है? तो राजस्थान में है। डोलामाइट पड़ता है मध्य प्रदेश में। कच्चा तेल पड़ता है आपका असम में। प्राकृतिक गैस आपका पड़ता है असम में। प्राकृतिक गैस कहाँ पड़ता है? तो असम में। प्रमुख खनिज संस्थान देखा जाए तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय खनिज और विकास निगम हैदराबाद में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है? तो कलकत्ता में है। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। खनिज अन्वेषण लिमिटेड कहाँ है? तो नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये धनबाद में है। और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तुम्हारा कलकत्ता में पड़ता है। भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी देखा जाए तो बाल्को कोरबा सोवियत संघ में है। प्रमुख बाल्को कंपनी कहाँ पड़ता है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में सहायता बनाता है सोवियत संघ का। नालको तुम्हारा दमन जोड़ी उड़ीसा में पड़ता है फ्रांस में। हिंडाल्को कहाँ पड़ता है? तो रेनकोट उत्तर प्रदेश में यूएसए का। ईडाल्को कहाँ पड़ता है? तो जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अल्लाई केरल में कनाडा में पड़ता है। मालको कहाँ पड़ता है? तो मेटूर सेलम तमिलनाडु में इटली में पड़ता है। फिर आता झारखंड के किन दो राज्यों में सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क हेमाटाइट उत्पन्न होता है? तो उड़ीसा और झारखंड में होता है। लौह अयस्क से बेलाडीला किसका खनन करता है? तो हेमाटाइट का करता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है और कहाँ नहीं है? तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और झारखंड में आपको चांदी मिलेगा, गुजरात में नहीं मिलेगा। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश आपका तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान राज्य खेतड़ी बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। भारत में राज्यों में कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान है। भारत में कोयला का खान खुदाई की जाती है रानीगंज में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा का कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। झारखंड की झरिया क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोयला पाई जाती है। भारत में कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें तो वो कौन कौन है? तो आपका निम्न कोटि का कोयला और संचरण का बाधा है, सही बात है। धुलाई संस्थानों में भोक्ता क्षमता की कमी होती है और कोकिंग कोयला के आयात में बढ़ती निर्भरता है और कोयला संचरण की कीमतें है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में हो रहा है? तो झारखंड में हो रहा है। और भारत में सबसे पुराने तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है। फिर आता है तुम्हारा भारत में
भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? तो 1970 और 1980 के दौरान में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा की संकट कब हुई थी? 70 और 80 के दशक में। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है थोरियम उत्पादन में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन जल विद्युत की योगदान कितना देता है? 10.1% देता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में सही कथन नहीं है, तो कौन कौन है? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक कृषि के व्यावसायिक ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में योगदान के 1% से भी कम है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। भारत में राज्यों में विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता निम्नलिखित में के कारण तो कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत में कम करके बिजली को बिक्री करना, प्रसारण सेवितीकरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता के लिए कमी करना, राज्य सरकारों को राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों के क्रियान्वित किया जाना है। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो राजस्थान है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग में अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा, मध्य प्रदेश और कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह निक्षेप का मिलना इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा देता है। टोस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टाटा नगर में है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। बिहार का जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए है। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर स्थित है? तो नेपा नगर में है। सुमेलित कीजिए तो आपका बेंगलुरु का वायुयान है। बेंगलुरु कहाँ है? तो वायुयान के लिए कोरबा है, एल्यूमिनियम के लिए जमशेदपुर है, लौह इस्पात के लिए और मजाल खंड है तांबा के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए है। भारत में 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। रेल मार्गों का प्रकार देखें तो सबसे बड़ी रेल लाइन कितना होता है? 1.676 मीटर है। मीटर लाइन होता है 1 मीटर का, और छोटी लाइन होती है 762 से लेकर 610 मिलीमीटर तक। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय देखा जाए तो मध्य रेलवे का मुंबई में है, पूर्वी रेलवे का कलकत्ता में, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है, दक्षिण पूर्व रेलवे का कलकत्ता में है, पश्चिमी रेलवे का मुंबई का चर्च गेट में है, और पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर में है, और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है, पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर में है। फिर आता है उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ पड़ता है? उत्तर मध्य रेलवे का आपका प्रयागराज में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली कर्नाटक में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में, कोलकाता मेट्रो रेलवे का कलकत्ता में पड़ता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था 1853 में। बड़ी लाइनों को दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 5.5 फीट होता है। इसके बाद रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ है? तो बिहार में है। और निम्नलिखित नंबर में राजधानी ट्रैक अधिकतम दूरी तय करती है तो 12,431 किलोमीटर त्रिवेंद्रम सेंट्रल से। भारत के प्रमुख बंदरगाह देखा जाए तो कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट पर है पश्चिम बंगाल में, जिसे कलकत्ता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। पारदीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा तट पर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो मंगलोर से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में है। कोचिन बंदरगाह कहाँ है? तो वेबनाड क्याल के मुहाने में केरल में है। वेबनाड क्याल के मुहाने पर है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पड़ता है, जिसे नया सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, पलवेर के पास नवी मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मोरमुगमा बंदरगाह कहाँ है? तो जुआरी नदी के बाएं तट में गोवा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह को चिंदबल्लई पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। फिर चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह जिसको कामराज पोर्ट भी कहते हैं वो तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखा जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। फिर तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। जयपुर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचिन में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तुम्हारा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा लखनऊ में है और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़गांव में है। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। किसके बाद आता है कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा को प्रारंभ किया, तो वो है 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष को प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 28 जनवरी 1882 में औपचारिक शुरुआत होता है। जवाहर सुरंग स्थित कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा के नजदीक है और गंगा के मैदान के दक्कन के पठार को विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी में। पूर्व की ओर प्रवाहित नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। भीमा नदी उपनदी है कृष्णा के। भीमा नदी जो है वो उपनदी है कृष्णा के। भारतीय महाद्वीप नदी प्रणाली मिश्रित है। प्रायद्वीपीय नदियों के केवल वर्षा का जल प्राप्त होता है, जबकि नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। फिर आता है काली मिट्टी, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेगुड़ या रेगुर मिट्टी है। लौह का सबसे बड़ा भंडार आपको राजस्थान में मिलेगा। पूर्वी भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के किस भाग में सम्मिलित है? तो मध्य गंगा के मैदान में है। उद्योगों का केंद्र कहाँ है? तो भीलवाड़ा में। उद्योगों का केंद्र कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी की सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम की है। भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है वह वार्षिक वर्षा हुए कम कितना है? तो 75 सेंटीमीटर से। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बैराज में है। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं पूर्वी घाट में। दंडकारणी और इंद्रावती सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन के संबंध में वायुमंडलीय विशेषता है उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम का और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र खिसकने का तिब्बत उच्च लालिना है। मानसून के मध्य घाटी में केंद्रित 11 अनुसूचित जाति के लिए लोगों को कहा जाता है मैतई। अलकनंदा और भगीरथी नदी के मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है देवप्रयाग में। कोयले के भंडारण में समृद्ध नदी घाटी है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। नदी उद्योगों के उत्पादन से संबंधित तथ्य क्या? तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वातावरण प्रमुख रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरणों से। ईंट के निर्माण के उपयोगी मृदा की प्रकृति लेटेराइट है। अन्नामलई की पहाड़ियों में पालनी पहाड़ियाँ मिलती है अनामुडई से। विरयत हिमालय स्थित हिमाद्री के पूर्वी छोर को नामचा बरवा कहते हैं। सुंदरबन क्षेत्र है सघन मैग्रोव वन का। क्या तो न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली फसल कौन सी है? तो वो गेहूं है। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण क्या? तो चूना पत्थर है। शिप रेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सूची सैलभत्ती एमी सॉल और ग्रैंडे द्वीप द्वारा लगाया गया। ये कौन है? तो गोवा के तट से दूर है। स्वर्णरेखा नदी किस गांव से निकलती है? तो नगरी गांव से निकलती है। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? तो नारायणी है। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? तो नारायणी है। सोना बिहार के किस जिले में मिलता है? तो जमुई में मिलता है। सोना बिहार के किस जिले में मिलता है? तो जमुई में मिलता है। त्रिवेणी नहर किस नदी में बनाई गई है? तो गंडक नदी पे। त्रिवेणी नहर कहाँ बनाई गई है? तो गंडक नदी पे। माइका मिलता है कोडरमा में। माइका कहाँ मिलता है? तो कोडरमा में। कोसी नदी का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 30 मीटर है। कर्क रेखा भारत मानक समय रेखा की जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह बघेलखंड है। वो क्या है? तो बघेलखंड है। उत्तराखंड जिला जो तिब्बत की सीमा पर स्थित वो कौन है? तो वो अल्मोड़ा है। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत की सीमा पर स्थित नहीं है तो अल्मोड़ा नहीं है, बाकी सब होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,848.86 मीटर है। सिलेट किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है आपका झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो महानदी पर है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। चौराबड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो रुद्रप्रयाग में है। तमिलनाडु के तट पे वर्षा प्राप्त होती है मुख्यतः शीतकालीन महीने में। प्रवाल नदियाँ यह प्रवालों से निर्मित है। तो लक्षद्वीप है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। सहायदरी भाग है पश्चिमी घाट का। छोटानागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। भारत के प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है वो कांडला है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में है। कृष्णा नर्मदा गोदावरी कावेरी नदी किसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीप पे भारत की चोटियों का सही समूह जिनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है तो अन्नामड़ई, डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी है। सही युग में नहीं है तो हटा दिए। यह सूरज ऊर्जा प्रोजेक्ट का सही मिलान हटाओ। वह राज्य जिसने 1967 में खनिजों के उत्पादन में करीब 32.33% तेजी से अग्रणी स्थिति बना ली वो बिहार है। JN टाटा सिंहभूम के जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे इस्पात की कंपनी स्थापित किए हुए है स्वर्णरेखा और खरकई नदी है।
हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित था खाद्य और फसलों तक। भारत में सिंचाई में महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो कुएं और तालाबों और नहरें हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्रों में है। वह राज्य जो लोहे के भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है वो उड़ीसा है। तेल रिफाइनरी जो भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया वो गुवाहाटी है। शहर जो असम के तेल नगर करता है वो डिगबोई है। भारत के कुल तेल रिफाइनरी में की ओर से किस राज्य में स्थित नहीं है तो हरियाणा, तमिलनाडु। क्या क्या रिफाइनरी नहीं रहा। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लंबित लंबाई कितनी तो 2600 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी बहुउद्देश्य मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित कहाँ है तो तेलंगाना में है। बंसधारा जल विवाद का संबंध किस राज्यों से तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान अपने परिवार के केवल अपने ही स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है वह जीवन निर्वाह खेती के लिए करता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो गुजरात में है। यह नदी जो भारत से निकल कर पाकिस्तान में जाती है वह सतलुज नदी है। लिपू लेक दर्रा स्थित कहाँ है तो उत्तराखंड में है। यह पर्वत शिखर नहीं सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है तो अबोरा झारखंड में नहीं है। गलत क्या है तो कोवलम गुजरात का, ये भी गलत है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन है तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी और हिमावती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है तो अमरावती है, भवानी है और हिमावती है। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक कौन है तो कर्नाटक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाता है तो मिजोरम राज्य में। सही सुमेलित नहीं है तो ये भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है तिलहन का। भारत में सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन है तो कशोक बुकला रिपचे हवाई अड्डा है। इसके बाद आता है कौन सा मॉरिशस, त्रिनाद टोबैगो, फंजी, वह देश जो अप्रवासी भारतीयों की सबसे अधिक संख्या रहते हैं तो मॉरिशस में अप्रवासी भारतीय सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ा नहीं है तो कौन कौन है। दंड करने आपको ये गलत है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग कहाँ है तो लेह मनाली के बीच में है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग किसको जोड़ता है तो लेह मनाली को जोड़ता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते किस नदी के किनारे स्थित है तो वो सौराष्ट्र के किनारे है। रामनगर रामसर स्थल जो राज्य का जोड़ा नहीं है तो नहीं है ये। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो ब्राह्मणी का क्षेत्रफल सबसे कम है। केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों में बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट में पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है। रामरूप, अबोला, परिचा और कोटा में। टिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है तो उष्ण मानसूनी जलवायु है। हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य स्थिति 15 अक्टूबर है। सार्वधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है तो सार्वधिक नगरीकरण कहाँ का हुआ है तो गोवा का हुआ है। मालनडा क्षेत्र स्थित है कर्नाटक के पठार से दक्षिण प्रायद्वीप पे ऊंची भूमि का भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसके बाद 4 डेल्टा है, कंकर बांगर है, कायार तटीय मैदान है और मांड पंजाब का मैदान है। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में नहीं मिलना चाहती है तो कौन कौन था। लेखा पानी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। लेखा पानी हिमनद कहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में है। मगध का अंग मैदान हिस्से है आपका मध्य गंगा के मैदान में है। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में करे तो विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम है। 1954 में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता है हस्ताक्षरित किया गया था भारत और नेपाल के मध्य में। वह पेड़ जिसकी छोटी नागपुर क्षेत्र में मुंडा और राजस्थान पूजा करते वह कौन है तो कदम का पेड़ है। निम्नलिखित में से खेती जो जायद के मौसम में की जाती है वह खरबूजा, खीरा और तरबूज है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। धरातल के उद्गम केंद्र ऊपर स्थान पर अधिक केंद्र होता है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। फिर आता है भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का युग में क्या है तो सुरमा घाटी असम में है और लरेज क्षेत्र गुजरात में है। सुरमा घाटी कहाँ है तो असम में और लुनेज क्षेत्र कहाँ पड़ता है तो गुजरात में। हीराकुंड, दुधवा बांध और गुस्सा बांध में महानगर कबन्ना बांध कौन है तो 1 से अधिक है। सतलज काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का वह भाग जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या बोला सतलज और काली के मध्य हिमालय के भाग को क्या कहते हैं कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सत्य कथन क्या है तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। फिर आता है बेरवा, दहिया, पांडु। झेलम स्थानीय नाम किसका है तो 1 से अधिक का नाम है। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थल पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में। टीवी स्मिथ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पश्चिमी घाट है। उत्तर भारत के शीत ऋतु के मैदान होने वाली चावल के किस्म का स्थानीय नाम क्या है तो अमन, साली और अघानी है। उत्तर भारत में शीत ऋतु के पैदा होने चावल की किस्मों का नाम क्या है अमन,
साली और अघानी है। निम्नलिखित में मध्य गंगा के मैदानों में जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषता नदी गंगा के सहायक नदियों के निकास क्षेत्र में है जो 2 या 2 से अधिक विस्तृत है। 100 नदी का तो वो कौन ऊपर कोई नहीं है। इस तरह हम लोग का भारत का भूगोल खत्म हुआ और ये खत्म। और आपको अगर इसका पीडीएफ है तो हमें टेलीग्राम चैनल जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।